आप सभी जानते हैं बच्चों, सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज। रीजन बीइंग कि पासिंग परसेंटेज कम रहता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि पासिंग परसेंटेज कम क्यों रहता है? क्योंकि मोस्टली बच्चे अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं हैं और फिर वो एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट देते हैं और सेम मिस्टेक्स रिपीट करते जाते हैं और इस तरीके से आफ्टर एवरी में देयर इज नवंबर एंड आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज मे के लूप में फंस जाते हैं। तो यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट है दिसंबर 2023, क्योंकि ये ओल्ड स्कीम में लास्ट अटेम्प्ट है, गोल्डन अटेम्प्ट है। अगर आप यहाँ पे अपना अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए, अपना एग्जाम नहीं निकाल पाए, तो मई 24 में न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफी परेशानी क्रिएट कर सकती है। आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सिलेबस आप जानते हैं काफी ज्यादा है एंड काफी चेंजेस भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक सुनना है और जो भी पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगी आपको उन्हें नोट डाउन करते जाना है और एग्जाम के टाइम पे उन्हें रिवाइज करना है। जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, आप सब वेलकम टू ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आपके एग्जाम में, बिजनेस लॉ के एग्जाम में आता है अराउंड 6 to 7 मार्क्स का। काफी छोटा सा एक्ट है, 6 to 7 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो। लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कुछ बच्चे करते हैं, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। इसलिए जो आज हम बताएंगे उनको नोट डाउन करते जाना, ताकि एटलीस्ट आपके ये 6 to 7 मार्क्स पक्के हो जाए एग्जाम में। बच्चों एक एक मार्क्स मैटर करता है, कीप दैट इन माइंड। 39 मार्क्स और 40 मार्क्स में क्या डिफरेंस है ये वही बच्चा जान सकता है जिसके 1 मार्क्स से अटेम्प्ट रह गया हो। तो आपको क्या करना है, आपको चीजों को नोट डाउन करना है और एग्जाम के टाइम पे उन्हें पक्का से रिवाइज करके जाना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहले तो ये समझो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप होती है जिसमें कंपनी के बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन से? मेन बेनिफिट इज लिमिटेड लायबिलिटी का। तो इसका नेचर कैसा होता है? पार्टनरशिप जैसा। बेनिफिट कौन से मिलते हैं? कंपनीज के। इस तरीके से ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। दूसरी चीज कि यहाँ पे भले ही पार्टनरशिप नेचर की होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पर इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? mca.gov.in, जहां पे कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप होती है विद बेनिफिट्स ऑफ कंपनी और जिसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ फाइल होते हैं? mca.gov.in पे। क्लियर? दूसरी चीज जो बच्चे कमिट कर देते हैं मिस्टेक, अब समझते हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जैसा है तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होगी। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एजेंट ऑफ ईच अदर। नो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है, एलएलपी पार्टनर्स की एजेंट है, बस। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल नहीं होते। डन, ये बात आपको हाईलाइट करके अपने पास रख लेनी है। तीसरी चीज है भैया, एलएलपी बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। डन, ठीक है। और मिनिमम 2 तो पार्टनर्स हैं ही। जितने भी पार्टनर्स आपके पास हैं टोटल, उनमें से मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको रखने हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आदि स्पेशल पार्टनर्स जिनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्वियसली ज्यादा अथॉरिटी भी होती है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। ये बात भी ठीक है मैम, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से कम एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। जो 2 इंसान आप एज डेजिग्नेटेड पार्टनर चुन रहे हो उनमें से कम एक, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, देखो बच्चे सोचते हैं मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए और 2 एडिशनल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। नहीं, वो पार्टनर्स में से ही आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखने हैं। तो अगर किसी एलएलपी के 2 पार्टनर्स हैं तो आपको डेजिग्नेटेड भी इन दोनों को ही रखना होगा, ठीक है, इन दोनों को डेजिग्नेटेड रखना होगा। अब एक चीज और है भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल ही हो सकता है, ठीक है, जबकि एलएलपी का पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकता है, फॉरेन एलएलपी भी हो सकता है, इंडियन एलएलपी भी हो सकता है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, इंडियन कंपनी भी हो सकती है। अब आप यहाँ फंस जाओगे। अगर एलएलपी के 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक है आपका कंपनी और दूसरा है इंडिविजुअल, और अब आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज करना है। बताओ कैसे चूज करोगे? इंडिविजुअल तो एक ही है, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो 2 चाहिए और दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। तो एक काम करो भैया, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी ले लो, एक बंदा जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसे आप डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे बना दोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या बताया मैंने? LLP के पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? ये 4 चीजें आती हैं, फॉरेन LLP, इंडियन LLP, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी। तो बेसिकली 5 लोग हो गए जो LLP के पार्टनर्स बन सकते हैं। अब लेकिन पार्टनर्स में से भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चुनने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम 2 चाहिए, और उनमें से कम एक तो भैया रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज कम से कम इंडिया में रहा होना चाहिए। और अगर आपके पास इनफ इंडिविजुअल्स नहीं है तो आप क्या करो, बॉडी कॉर्पोरेट में से नॉमिनी ले लो और उन्हें आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं इसमें और गलत लिखाते हैं, गड़बड़ कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, वैसे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर एक केस ऐसा होता है जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, दैट टू इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड किया है LLP ने तो सारे पार्टनर्स के LLP की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। हाउएवर अगर LLP प्रूव कर दे कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, सारा पार्टनर ने किया है सिर्फ, तो सिर्फ पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। पर ये बात ये नहीं है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो आप कुछ भी करोगे, नहीं। फ्रॉड के केस में स्पेशली सेक्शन में लिखा है कि अगर फ्रॉड किया है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। फिर आपको बताया है कि जब आप LLP का नाम रख रहे होते हो ना, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है कि नेम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सिमिलर और टू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी भी और। तो नेम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, टू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। किससे? किसी और LLP से, कंपनी से, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर से। अगर सेम पाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी कंप्लेंट पे ऑर्डर डाल सकती है LLP के ऊपर कि भैया नाम चेंज करो, और फिर LLP को नाम चेंज करना पड़ेगा, ऐसा रहता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि LLP और कंपनी तो जिंदगी में कभी भी कंप्लेंट कर सकती है, पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले प्रोप्राइटर को हमने टाइम दिया है कि भैया आपके पास 3 साल का ही टाइम है। जिस दिन से LLP बनी है उस दिन से 3 साल का ही टाइम है आपके पास कंप्लेंट करने के लिए। अगर 3 साल निकल गए तो आप कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि LLP और कंपनी तो लाइफ में कभी भी कंप्लेंट कर सकती हैं, पर प्रोप्राइटर जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और जिसके सिमिलर LLP ने नाम रख लिया है, तो उसके पास 3 साल का ही टाइम होता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अब फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर निकालता है कि भैया अपना नाम चेंज करो, LLP भाई साहब अपना नाम चेंज करो 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो अब 2 चीजें हैं, या तो LLP बात मान लेगी या LLP बात नहीं मानेगी। तो LLP अगर बात मान लेगी तो आगे का प्रोसीजर चलेगा, पर अगर LLP ने नहीं कंप्लाई किया, जो CG का ऑर्डर है उसको नहीं माना और एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा बताओ जी? CG क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद से ही नया नाम दे देगी और उसका सीधा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन निकलवा देगी, LLP से पूछेगी नहीं। तो ये काफी हार्श है। तो आपको क्या याद रखना है कि LLP एक नया नाम अलॉट कर देगी। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे CG ने बोला है कि भैया अगर आपने हमारा कहा नहीं माना तो हम नया नाम अलॉट कर देंगे, कोई फाइन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, और फिर आपको नया नाम लेना पड़ेगा। पर हाँ, LLP चाहे तो बाद में चेंज करा सकती है, E-Form 1 में अपना नाम दूसरा नाम के लिए अप्लाई कर सकती है, बट एक बार तो CG आपका नाम चेंज कर देगी और आपके उस नए नाम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी निकलवा देगी आपसे बिना पूछे। डन। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहां पे बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं प्रोविजंस को समझने में, या उनको स्किप ही कर देते हैं। आपको नहीं करना है, आप ये सारे पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लेना जहां भी आपने LLP के नोट्स बना रखे हैं, और इनको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही हैं ये पॉइंट्स। डन। बच्चे गलतियां करते हैं, हुआ है हमारे पास कि बच्चे जब आंसर्स करते हैं कि मैम ये आंसर है, तो वो ये गलतियां कर देते हैं। तो यही गलतियां हम इकट्ठी करके एनालिसिस करके आपके लिए लेके आए हैं। आई होप इस मेहनत को आप रिगार्ड देंगे, और बस रिगार्ड कैसे देना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने एग्जाम में इनको अप्लाई करना है। और एक छोटा सा काम और कर देंगे, अगर आपको एक्चुअली में लगा कि काफ़ी यूजफुल थी ये चीज़, तो आप वीडियो को लाइक कर दो जरा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा भला हो जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे और भी चैप्टर्स की ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे जहां पे आपको ये गाइड किया जाएगा कि कौन से मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्लियर? तो चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी इन सारी बातों को फॉलो करेंगे और अपना दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट किसी भी हाल में निकाल लेंगे।
थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।